हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती, देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट होगी। सेना को 3 राज्यों से एक भी वोट नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो दोस्तों, गुरुवार को हुई काउंसलिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में हरा दिया। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए और दोस्तों, थर्ड राउंड के बाद उन्हें 5,77,777 वोट मिले थे। इसी के साथ दोस्तों, यशवंत सिन्हा को 2,61,062 वोट ही मिले। तो दोस्तों, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट भी शामिल है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा है कि भारत ने इतिहास लिखा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को बधाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी मुर्मू को बधाई दी है। इसी के साथ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में प्रभावी जीत दर्ज करने पर मुर्मू को बधाई। तो दोस्तों, वे गांव, गरीब, वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण के लिए सक्रिय रही है। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच गई है। यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एलजी का एक और एक्शन, नई एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई की जांच की सिफारिश। तो दोस्तों, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। तो दोस्तों, आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुसूचित लाभ पहुंचाया है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि एलजी के सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। तो दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की देखी कर टेंडर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है और दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई है। शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की छूट दी गई है और दोस्तों, इतना ही नहीं, एक्साइज पॉलिसी पर भी एलजी ने सीबीआई की जाँच की सिफारिश की है और कोरोना के बहाने शराब माफियाओं को 144 करोड़ का लाभ पहुंचाने का आरोप है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। तो दोस्तों, एक मंत्री पहले से जेल में है और दूसरा भी तैयार है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नुपुर शर्मा के समर्थक पर जानलेवा हमला। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम बोले, बजरंग दल नेता के 13 हमलावरों पर एनएसआई की कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 26 साल की आयुष पर जानलेवा हमला हुआ है। तो दोस्तों, बुधवार को 13 आरोपियों ने उसे घेर कर हत्या की कोशिश की। वहीं दोस्तों, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। गंभीर अपराध मानते हुए सभी पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, अतिक्रमण अभियान भी आज से शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि घायल हालत में आयुष को जिला अस्पताल आगर ले जाया गया, वहां से उज्जैन रेफर कर दिया गया है। तो दोस्तों, उसने अस्पताल में बताया कि मैं बाइक से जा रहा था, 13 से 12 लड़कों ने मुझे हाथ दिखाकर रोका, फिर मुझसे मेरा नाम और बजरंग दल के संयोजक होने के बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें हाँ कहा तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने नुपुर शर्मा के बारे में बाइट दी थी। जैसे ही मैंने
मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। वो कह रहे थे कि गला काट दो इसका, जान से मार दो इसे। उनके हाथ में तलवार थी। वहीं दोस्तों उन्होंने मुझ पर पत्थर से भी वार किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि आयुष बजरंग दल का प्रखंड संयोजक है। उसने नुपुर शर्मा को दी जा रही धमकियों और उनका समर्थन करने पर लोगों पर हो रहे हमलों के खिलाफ 16 जून को ज्ञापन दिया था। इसी बात से हमलावर नाराज थे और उन्होंने आयुष पर हमला कर दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिनेश गुणवर्धन बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रानिल के सहपाठी रहे। दोनों पर अब देश को आर्थिक संकट से उभारने का भार। तो दोस्तों दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वहीं दोस्तों 73 साल के गुणवर्धन ने एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्हें साल 2020 के संसदीय चुनाव के बाद विदेश संबंध मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों वे रानिल विक्रमसिंघे के सहपाठी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इधर रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद भी श्रीलंका में शांति में बहाली नहीं हुई। उन्हें गोटबाया का मोहरा बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन और तेज कर दिया था। वहीं दोस्तों गुरुवार देर रात कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर काले फेस में फोर्स और सैकड़ों प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए थे। तो दोस्तों प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे हमें नष्ट करना चाहते हैं। वे फिर से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों सशस्त्र बलों की कार्रवाई के बीच एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हम अपने देश को ऐसी घटिया राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों आर्थिक और सियासी संकट के बीच श्रीलंका की पार्लियामेंट में 20 जुलाई को पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना। बावजूद इसके सड़कों पर अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है। तो दोस्तों प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने अपने मोहरे के रूप में विक्रमसिंघे को गद्दी पर बैठाया है। इससे हालात नहीं बदलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गद्दी को बचाने के लिए राजपक्षे कुनबे ने विक्रमसिंघे के साथ डील की है। ये लोगों के साथ धोखा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश के 9 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा। बीते 24 घंटे में 21,880 संक्रमित मिले। 2,486 नए केस के साथ बंगाल टॉप। तो दोस्तों देश के 9 राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 24 घंटे में देश में 21,880 नए केस आए हैं और 21,219 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दोस्तों इस दौरान 60 संक्रमितों की मौत हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ऐसे राज्य हैं जहां 24 घंटे में नए केस में 1000 के ऊपर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों अकेले बंगाल में ही बीते 24 घंटे में 2,486 नए केस आए हैं और 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ डेली केसेस 2000 से ऊपर आ रहे हैं और गुरुवार को राज्य में 2,289 नए केस आए हैं और 2,400 मरीज ठीक हुए हैं। तो 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में बारिश, बाढ़ से हालात खराब। पंजाब में बारिश से घर की छत गिरी, 4 की मौत। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा धंसा। तो दोस्तों देश के कुछ राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालत खराब हो चुके हैं। पंजाब के पटियाला में तेज बारिश के बाद घर की छत गिरने से 2 महिलाओं सहित 4 की मौत हो गई है। तो दोस्तों मोहाली के सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया है, जिसके कारण बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं दोस्तों गुजरात के सूरत में हो रही लगातार बारिश से यहाँ का सबसे बड़ा उकाई डैम ओवरफ्लो हो गया है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बिलासपुर में गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश से कलेक्टर बंगले सहित सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया है। वहीं दोस्तों इधर मध्य प्रदेश में तेज बारिश से प्रदेश में नदियां उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के सेंद्रीपाड़ा में त्रास नदी को पार करने के लिए बना लोहे का पुल पहले ही बारिश में बह गया। वहीं यूपी में हो रही बारिश के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा धंस गया है और दोस्तों जम्मू में तवी नदी का जलस्तर अचानक भर गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
प्लेन में युवक बोला मेरे पास बम है। टेक ऑफ से पहले इंडिगो की पटना दिल्ली फ्लाइट में हड़कंप, उड़ान कैंसिल, 134 यात्री थे सवार। तो दोस्तों पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर ने अपने पास बम होने का दावा किया है, जिसके बाद फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट तक माहौल अफरा तफरी हो गया है। तो दोस्तों घटना रात गुरुवार की है, जब यह फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। ठीक उसी समय फ्लाइट में मौजूद 24 साल के युवक ने कहा मुझे नीचे उतारो, मेरे पास बम है, बाकी सबको भी उतारिए। तो दोस्तों दिल्ली जाने के लिए कुल 134 पैसेंजर फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। बम होने की बात सुनते ही सभी परेशान हो गए और फ्लाइट को कैंसिल करके युवक और उसके परिवार के सामान की चेकिंग की गई और हर तरह से चेकिंग के बाद साफ हुआ कि बम की खबर झूठी है। तो दोस्तों युवक के दिमागी रूप से अस्वस्थ होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कैपिटल हिंसा में ट्रंप ने एक्शन नहीं लिया। जांच कमेटी बोली ट्रंप 187 मिनट तक डाइनिंग रूम में बैठे रहे, सब टीवी पर देख रहे थे। तो दोस्तों अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हमले को लेकर आज 8वीं सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रही अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने हिंसा के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना है। तो दोस्तों समिति के चेयरमैन बेबी थॉम्पसन ने कहा कि ट्रंप एक्शन लेने में विफल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हिंसा के दौरान कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। तो दोस्तों उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे को पलटने के लिए अराजकता और भ्रष्टाचार का रास्ता चुना। उन्होंने झूठ बोला और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। वहीं दोस्तों उन्होंने हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की भी कोशिश की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ट्रंप के सहयोगी तत्कालीन डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैथ्यू पॉटिंगर और डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज ने उनके खिलाफ गवाही दी है। तो दोस्तों उन्होंने हिंसा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पॉटिंगर और मैथ्यूज के अलावा कई और लोगों की गवाही हुई है। तो दोस्तों तत्कालीन ट्रंप सरकार के प्रमुख अफसरों की गवाही के वीडियो भी पेश किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 248 पॉइंट बढ़कर 55,930 पर, निफ्टी 16,679 के पार, कोटक महिंद्रा बैंक और नेस्ले इंडिया में तेजी। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 248.37 अंक या 0.45% बढ़कर 55,930.32 पर और निफ्टी 74.10 अंक या 0.45% ऊपर 16,689.40 पर कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों निफ्टी पर यूपीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले इंडिया, हिडाल्को इंडस्ट्रीज एंड टॉप बढ़त वाले रहे, जबकि इंफोसिस, ओएनजीसी, एलएनडी और अपोलो अस्पताल में गिरावट है। वहीं दोस्तों गुरुवार को अमेरिकी बाजार मजबूत होकर बंद हुए हैं। नेस्डेक में 1.36% तक की तेजी रही है और यह 12,059.61 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं दोस्तों टेस्ला के तिमाही नतीजे शानदार रहे, जिसके बाद शेयर में अच्छी तेजी आई है। इससे इंडेक्स को बूस्ट मिला है। तो दोस्तों S&P 500 इंडेक्स में करीब 1% तक तेजी रही और यह 3,998.95 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों तीनों ही इंडेक्स इस हफ्ते में अच्छी खासी बढ़त में है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोना खरीदने का मौका, 5 महीनों में पहली बार 50,000 नीचे आया। 23 महीने पहले यह 56,126 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर था। तो दोस्तों दुनिया भर में ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी और डॉलर बेतहाशा मजबूत होने का सीधा असर सोने पर हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 15 माह और घरेलू बाजार में 5 महीनों के निचले स्तर पर आ गया है। तो दोस्तों विश्लेषकों के मुताबिक यह गिरावट जारी रह सकती है और अगले 3 से 6 महीनों में सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर दिख सकता है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुरुवार को सोना बीते एक महीने में $143 गिरकर $1,700 प्रति अनाउंस के सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया। वहीं दोस्तों घरेलू बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। तो दोस्तों सराफा बाजार में सोना 49,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इससे पहले सोना इसी साल फरवरी में 50,000 से
से नीचे आया था। तो दोस्तों 23 महीने पहले 7 अगस्त 2020 को यह 56,126 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर था और घरेलू बाजार के मुकाबले इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया था। तो दोस्तों इसी साल मार्च में सोना $2078 प्रति अनाउंस के रिकॉर्ड लेवल पर था और बीते 4 महीनों में से 18% से ज्यादा करीब $388 प्रति अनाउंस की गिरावट आ चुकी थी। वहीं दोस्तों इसके मुकाबले भारतीय बाजार में रिकॉर्ड लेवल से 10% से भी कम गिरावट देखी गई है और इसमें 23 महीनों का वक्त लगा है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।